Career start. So CMA Inter, Group 2, Company Accounts and Audit. One of the wonderful topic. Preparation of financial statement. किसका? कंपनी का, है ना? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है. छोटा सा सवाल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी क्या? ओके, आप तो मुझे कंटेंट बता रहे हो उसका. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बना सकते हैं? किसी भी टाइम पे बना सकते हैं. वेरी गुड. जनरली कब प्रिपेयर करते हैं? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर फॉर फाइनेंशियल ईयर. क्यों बनाते हैं? वजह क्या उसके पीछे की? बोलो बेटा, वजह क्या है? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. बिल्कुल सही है. अमिताभ बच्चन बोलता है ना, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, मतलब अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा था. राइट है ना? बहुत पुरानी मूवी थी, जंजीर थी ना शायद, उसी में डायलॉग है ना? और दूसरा क्या वजह है? टू नो द ऑपरेटिंग रिजल्ट. ऑपरेटिंग रिजल्ट, आपका रिजल्ट पास फेल, कंपनी का रिजल्ट प्रॉफिट और लॉस, यस और नो. टू नो द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द कंपनी. और भी काफी सारे रीजन है, ये मेजर दो रीजन है, फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द कंपनी. हम लोग क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कब बनाते हैं? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर. कैसे बनाते हैं? इसके लिए फ्रेमवर्क दिया हुआ है कंपनी लॉ के अंदर में, है ना? सो कंपनी एक्ट 2013 में स्केड्यूल्स है, और उसी में स्केड्यूल 3 में, बोलो कौन सा स्केड्यूल? स्केड्यूल 3 में इसका फ्रेमवर्क दिया हुआ है कि कैसे प्रिपेयर करना है, फॉर्मेट क्या रहेगा, यस और नो. पहले आपने बचपन में देखा होगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आपका ट्रेडिंग पीएनएल बनेगा, लेफ्ट साइड लायबिलिटी साइड, राइट साइड असेट साइड. यहाँ पे फॉर्मेट कैसा रहेगा बेटा आपका? वर्टिकल. स्केड्यूल 3 के अंदर में कैसा फॉर्मेट दिया हुआ है? वर्टिकल. लायबिलिटी असेट, पहले क्या था? लायबिलिटी असेट. अब लायबिलिटी असेट्स कहां पे दिया है? स्केड्यूल 3 में पार्ट ए में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है. स्केड्यूल 3 के पार्ट बी में पीएनएल का फॉर्मेट दिया हुआ है. सर ट्रेडिंग और पीएनएल एक साथ ही बनाती है कंपनी, अलग से नहीं बनाएगी. बरोबर है क्या? यस सर. आ जाओ, कुछ बातें समझते हैं इसकी, अच्छे से ध्यान देना सभी ने. जहां भी डाउट है तब के तब पूछना है. यस बेटा, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने. डन. आ जाओ. सो देर इज नो, देखो ये काम की चीज है, देर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन. एग्जाम में अगर छोटा मोटा कहीं एमसीक्यू आ गया तो ध्यान रखना. देर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन फॉर द सोल प्रोप्राइटरी एंड पार्टनरशिप फर्म टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स. बरोबर. सोल प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप फर्म के लिए लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि फाइनल अकाउंट बनाना है. इसलिए किराना दुकान वाला देखो सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए फाइनल अकाउंट बनाता है, और वो भी कैसा बनाता है और उसमें भगवान जाने क्या एडजस्टमेंट्स होती है. कुछ तो किराना दुकान वाले बनाते भी नहीं, डायरेक्ट वो डिटेल इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में डालते हैं, रिटर्न भर दिया, खेल खत्म. सोल प्रोप्राइटरी फर्म हर कोई बनाता नहीं है क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है. लेकिन अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी को भले लॉस हुआ होगा, भले जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हुआ होगा, स्टिल कंपलसरी झक मार के आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना ही होगा. कौन से केस की बात कर रहा हूं मैं? कंपनी की. सो इसीलिए इन्होंने बोल दिया लीगल, अपने सोल प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, बट कंपनी मस्ट हैव टू कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स. मेरा अगला सवाल, प्रॉपर रिकॉर्ड्स यानी क्या? एनीबॉडी, कोई मुझे बोल सकता है? ट्राई करो. व्हाट डज इट मीन? प्रॉपर रिकॉर्ड्स यानी क्या? ओके, और कोई बोलो. प्रॉपर रिकॉर्ड्स आपको पता है? देखो मैं बता दूं, आप हाँ या ना बोलना. प्रॉपर रिकॉर्ड्स यानी एज पर अक्रूवल होना चाहिए, एज पर मर्केंटाइल सिस्टम होना चाहिए, एज पर डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिए, एज पर अप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एक्ट के हिसाब से होना चाहिए. इंश्योरेंस कंपनी है तो इरेडा फॉलो करेगी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट IRDA. बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो करेगी. इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट फॉलो करेगी. नॉर्मल कंपनी है तो कंपनी एक्ट फॉलो करेगी. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने चाहिए, ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ना कुछ छूटना चाहिए. नो एक्स्ट्रा नो ओमिशन. डबल एंट्री सिस्टम बोल दिया ना मैंने. ये सारी चीजें अगर है तो प्रॉपर रिकॉर्ड है. इसमें से कोई एक भी चीज नहीं है तो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है. समझ में आया प्रॉपर रिकॉर्ड का मतलब क्या है? सो आज के बाद अगर आपसे कोई बोले कि कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो व्हाट डज इट मीन? प्रॉपर रिकॉर्ड का मतलब होता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर एप्लीकेबल रूल्स रेगुलेशन, एज पर मर्केंटाइल सिस्टम, एज पर डबल एंट्री सिस्टम, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर जो भी कुछ होगा सब सारी चीज. नो एक्स्ट्रा नो ओमिशन. जितना है उतना ही.
जो साल भर ट्रांजैक्शन हुए वही फिनेंशियल स्टेटमेंट में दिखने चाहिए, नहीं तो पता चला साल भर कुछ और हुआ, फिनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और ही दिख रहा है, नहीं चलेगा। यस और नो? सो अगर ऐसा है तो प्रॉपर रिकॉर्ड है, और प्रॉपर रिकॉर्ड है तो ही वो कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑडिट में कम से कम 1000 बार आएगा ये वर्ड। कितने बार? 1000 बार। आप लोगों को ये तो चेक करना है whether the financial statements are showing true and fair view, true and fair view, true and fair view। अगर financial statements कंपनी के true and fair view शो कर रहे हैं तो आप क्लीन रिपोर्ट इशू करोगे। यस, financial statements are showing true and fair view, अदरवाइज आप नेगेटिव रिपोर्ट इशू करोगे, या फिर सब्जेक्ट टू फ्यू कंडीशंस। यहाँ मेरे रिमार्क है, इसके अलावा बाकी सब प्रॉपर है, मॉडिफाइड। यस और सो देखेंगे ऑडिट के अंदर में, बट ये देखना जरूरी है। सो ये आपको प्रॉपर रिकॉर्ड का डिटेल मीनिंग और कहां पे आएगा? ऑडिट में। आ जाओ आगे देखो और क्या बोला है बेटा। सो कंपनी मस्ट मतलब कंपलसरी है ना, ऑप्शनल नहीं है। मस्ट हैव टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड टू प्रिपेयर इट्स फाइनल अकाउंट्स एज प्रिस्क्राइब इन द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट में कहां पे प्रिस्क्राइब किया बेटा? शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 के अंदर में पार्ट ए बैलेंस शीट, पार्ट बी P&L आएगा आगे, डोंट वरी। आगे देखो और क्या बोला है। देन कंपनी एक्ट के अंदर में चैप्टर 9 सेक्शन 128 से 138, ये याद रख लेना, 128 से 138। चैप्टर नंबर वगैरह लॉ के एक्ट के याद नहीं रखे तो भी चलेगा। सेक्शन 128 से 138 डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। अब अकाउंट्स के अंदर में यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आ गए और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आ गए। अकाउंट्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आ गए और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आ गए। सो आज के बाद अगर आपको कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड कोई प्रोविजन के ऊपर रिसर्च करना है, कहीं कोई आर्टिकल लिखना है, तो आपको सारे सेक्शंस ढूंढने की जरूरत नहीं। सेक्शन 128 से 138 जो 11 सेक्शंस है टोटल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, टोटल 128 से 138, बस इतने ही सेक्शन में देखना, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यस और नो? सो कभी बेयर एक्ट अगर खोला, कंपनी एक्ट खोला, कंपनी एक्ट, तो कंपनीज एक्ट में 128 से आप आगे पढ़ते जाओगे 138 तक, तो आपको सारे अकाउंट्स रिलेटेड ही प्रोविजन मिलेंगे। अकाउंट्स में क्या क्या आ जाएगा आपका? बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। दीज सेक्शंस इंक्लूडिंग शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में क्या है? फिनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें बाकी अदर फॉर्मेट की बातें करते हैं वो लोग। हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है? फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए? शेड्यूल 3। काफ़ी दिल्ली मुंबई के लोग इस चैप्टर को बोलते हैं शेड्यूल 3, शेड्यूल 3, शेड्यूल 3। अब समझ में आया शेड्यूल 3 क्यों बोलते हैं? यस और नो? आगे, और ये कब से आया? केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। आज से कई युगों सदियों पहले। यस और नो? द रिलेवेंट रूल्स पर्टेनिंग टू दिस प्रोविजंस हैव आल्सो बीन नोटिफाइड एप्लीकेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑन और आफ्टर। ये प्रोविजन देखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी अभी एप्लीकेबल है ही सभी के लिए। ठीक है, पॉइंट कट भी कर दिया, चलेगा। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन 129। आ जाओ। सारे सेक्शंस हम लोगों को अकाउंटिंग सब्जेक्ट में नहीं है, लॉ में भी है। सब यहीं पढ़ लेंगे तो लॉ में क्या पढ़ोगे? ये सुन, आ जाओ। सेक्शन 129 सब सेक्शन 1। अब सर ये सेक्शंस याद रखने जरूरी है क्या? अब ये 129 सबसेक्शन 1, 129 सबसेक्शन 2 ये याद नहीं रखा तो भी चलेगा, कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रोविजन याद रहनी चाहिए। बोलना क्या आ रहा है उनका ध्यान रखो। देखो, सो 129 सबसेक्शन 1 कहता है फिनेंशियल स्टेटमेंट शाल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ने क्या प्रेजेंट करना चाहिए? ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? जैसा होना चाहिए था, अगर वैसा ही है तो ट्रू एंड फेयर व्यू है। आपका सवाल कैसा होना चाहिए था सर? मेरा जवाब एज पर रूल्स, एज पर रेगुलेशन, एज पर डबल एंट्री सिस्टम, एज पर मर्केंटाइल सिस्टम, एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर एप्लीकेबल एक्ट, नो एक्स्ट्रा, नो ओमिशन, ऐसा होना चाहिए था। सो ऐसा है तो ट्रू एंड फेयर व्यू है। ऐसा अगर नहीं है तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। ट्रू एंड फेयर व्यू अगर नहीं है तो जो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो रिपोर्ट कैसी देगा? एडवर्स, नेगेटिव रिपोर्ट इश्यू करेगा। सर किसको देगा रिपोर्ट? कंपनी के मालिक को।
कंपनी के मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। सर कहां देगा ये रिपोर्ट? एनुअल जनरल मीटिंग में। एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के सामने ऑडिटर्स का रिपोर्ट रखना पड़ता है। वो अलग बात है, शेयर होल्डर्स को घंटा समझ में आता है ऑडिटर्स रिपोर्ट का, बट रखना तो पड़ेगा। कुछ कुछ शेयर होल्डर होशियार भी होते हैं ना, प्रोफेशनल शेयर होल्डर्स। कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं लेकिन परेशान इतना कर देते हैं कंपनी को, क्योंकि एक शेयर खरीदा, चाहे कंपनी के 10,000 शेयर है, राइट तो सेम ही है ना सभी शेयर होल्डर्स के। तो ये प्रोफेशनल शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी का एक शेयर खरीद लेते हैं और कंपनी को इतना परेशान करते हैं। रहते हैं ऐसे, मुंबई में मिलेंगे आपको ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स देखने के लिए, क्योंकि एक शेयर भी खरीदा तो उसके राइट तो वही रह गए ना सारे। कंपनी से जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन, हाँ अगर कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो वो ले सकता है बिल्कुल भी, ये सर। सो शेयर होल्डर्स के सामने जनरल मीटिंग में रिपोर्ट रखी जाएगी, उसमें बोला रहेगा ऑडिटर्स रिपोर्ट में कि ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड आगे और क्या बोला है? शाल कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133। सेक्शन 133 के अंदर में कुछ स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाई किए। याद आया क्या? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में देखा था, ऐसी कंपनी जिसको 133 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है वो कंपनी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग ऑफ अ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बोला था, लिखवा के भी दिया था, राइट। उसके बाद shall also comply, shall be in the form as provided in schedule 3। ये तो बोल रहा था थोड़ी देर पहले, schedule 3। सो schedule 3 में दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट ए, पार्ट 2। पार्ट 1 में बैलेंस शीट, पार्ट 2 में पीएल। सो आपको यही फॉर्मेट में बनाना है, आप फॉर्मेट मन से अपना चेंज नहीं कर सकते। आगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द 133, ये जो ऊपर का सेक्शन है ना 133 में गवर्नमेंट ने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाई करके रखे हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप सभी को कंप्लाई करना है। तो ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जिनको वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है? इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर क्लास ऑफ कंपनी ऑफ विच आर गवर्न बाय स्पेशल एक्ट। सीधा सीधा ये एक ही पॉइंट लिख देते थे ना तो भी वो 4 पॉइंट की जरूरत नहीं थी। क्यों रे बेटा, क्यों इनको 133 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं है कंपनी एक्ट के? रीजन कॉमन सेंस, क्योंकि इंश्योरेंस के लिए सेपरेट एक्ट है, इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट। इसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। यस और नो? बरोबर। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, तो वही तो इन्होंने नीचे लिख दिया, हर वो कंपनी जिसके लिए स्पेशल एक्ट है वो ये कंपनी एक्ट के नोटिफाई किए हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई नहीं करेगी। इसीलिए कहां पे दे दिया? एक्सेप्शन में। इसीलिए कहां पे दे दिया बेटा? एक्सेप्शन में, नॉन एप्लीकेबिलिटी, राइट। छोटे छोटे थ्योरी क्वेश्चन अगर कभी फंस गए तो इसमें आ सकते हैं कि बताओ इंश्योरेंस कंपनी को सेक्शन 133 के नोटिफाई किए हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बोल मुन्ना, एप्लीकेबल है क्या? तू बता बेटा। नहीं है। क्यों? उसके लिए सेपरेट एक्ट है। यस और नो? आगे पार्ट ए में क्या दिया हुआ है? बैलेंस शीट। पार्ट 2 में क्या दिया है? पीएल। उसी को प्यार से क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। और उसको प्रिपेयर करने की जनरल गाइडलाइंस भी दी है। अब गाइडलाइन आप लोग पढ़ोगे नहीं, गाइडलाइन मैं आपको बताऊंगा और हम लोग वो गाइडलाइन को अप्लाई करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है, राइट। आ जाओगे, लेइंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट एजीएम, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करना है, कंपनी की ड्यूटीज क्या है। तो कंपनी की ड्यूटी में वन ऑफ द ड्यूटी ये भी है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ने बनाए हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी इज्जतदारी और ईमानदारी में फाइनेंशियल अपने एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के सामने रखेगी। लो शेयर होल्डर्स, देखो ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ऑडिट रिपोर्ट भी रखेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी रखेगी। क्यों? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किसका? कंपनी के ऑपरेशंस का। कौन अंडरस्टैंडिंग करेगा? शेयर होल्डर्स, क्योंकि पैसा किसका लगा है कंपनी में? शेयर होल्डर्स का। तो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी ना, उनका अधिकार है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का देखने का। इसीलिए यहां पे बोला है शाल, है ना। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी है ये, shall lay before such meeting क्या? financial statement for the जो भी रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर रहेगा। आगे,
कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट, ओ हो, क्या चीज है कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट, बताओ तो जरा, एनीबॉडी, कोई बोल सकता है कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट? बोल बेटा। यस, बच्ची बोली सच्ची, दो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मर्ज करना है, बट कोई भी दो कंपनी, टेस्ला और टाटा, वेरी गुड, सब्सिडायरी कंपनी का। अब आपका सवाल, सर सब्सिडायरी कंपनी मतलब क्या? ध्यान देना, काम की चीज है। ये कंपनी है एच कंपनी, इसके पास एच कंपनी के मोर देन, क्या बोला मैंने, मोर देन 50% ऑफ वोटिंग राइट है, तो ये एच कंपनी क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी, अरे पेरेंट कंपनी ऑफ एस कंपनी, और एस कंपनी क्या बन जाएगी? सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडायरी कंपनी किसकी? ऑफ एच कंपनी, चिल्ड्रन कंपनी है ना। उसके बाद, या फिर एच कंपनी इफ कंट्रोलिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एस कंपनी, तो उस केस में भी दैट फॉर्मर कंपनी यानी एच कंपनी विल बी द होल्डिंग एंड दैट लेटर कंपनी यानी एस कंपनी विल बी द सब्सिडायरी। या फिर माय सब्सिडायरी इज सब्सिडायरी, मेरे पिल्लू का पिल्लू यानी मेरा पिल्लू, मेरे सब्सिडायरी की सब्सिडायरी यानी मेरी सब्सिडायरी। इसका एग्जांपल, एच कंपनी की एक सब्सिडायरी है एक्स, एक्स की सब्सिडायरी है एस, तो ऑटोमेटिकली एस विल बी द सब्सिडायरी ऑफ एच। माय सब्सिडायरी विल बी माय सब्सिडायरी, यस और नो। अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होती है तो दैट फॉर्मर कंपनी विल बी द होल्डिंग कंपनी एंड दैट लेटर कंपनी विल बी द सब्सिडायरी कंपनी, बरोबर। तो अब यहां पे जैसे ही होल्डिंग सब्सिडायरी का रिलेशन एग्जिस्ट हो गया तो ये एच कंपनी की ड्यूटीज बढ़ गई। सो एच कंपनी क्या करेगी मालूम है क्या? एच कंपनी को दो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, एक उसके स्टैंड अलोन खुद के इकल्ले के अकेले के, और एक बनाना है कॉन्सोलिडेटेड, एक बनाना है कॉन्सोलिडेटेड। कॉन्सोलिडेटेड में क्या क्या आ जाएगा? एच कंपनी, एस कंपनी एंड ऑल एसोसिएट ऑफ एच, जॉइंट वेंचर विथ एच, इन सभी का एक ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको आप लोग प्यार से बोलते हो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। बहुत मेहनत का काम है। सोचो अगर किसी कंपनी की कोई सब्सिडायरी या एसोसिएट या जॉइंट वेंचर अगर है तो उसको दो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, एक स्टैंड अलोन खुद का अकेले का और दूसरा कंसोलिडेटेड, बरोबर है। कमाई कमाई प्रोफेशनल्स की, ये सोन, क्योंकि किससे बनवा के लेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को थोड़ी आता है कंसोलिडेशन करना, एक एक महीना लगता है कंसोलिडेट करने में, एक महीना, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती है। क्योंकि कंसोलिडेशन करते वक्त वो लोग क्या सोचते हैं कि होल्डिंग और सब्सिडायरी दोनों एक ही है, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन। वो लोग क्या सोचते हैं? होल्डिंग और सब्सिडायरी दोनों एक है। अब अगर दोनों एक है तो होता क्या मालूम है क्या? ड्यूरिंग द पीरियड होल्डिंग ने सब्सिडायरी को माल बेचा होगा, 10 रुपए का माल 12 रुपए में बेचा होगा, 2 रुपए प्रॉफिट कमाया होगा, और वो माल आज भी सब्सिडायरी के स्टॉक में पड़ा है। तो जब दोनों मर्ज होंगे तो वो जो माल है स्टॉक में जो पड़ा है वो भी मर्ज होगा क्या? जैसे ही वो स्टॉक इधर मर्ज हो गया, ये तो ऐसी बात हो गई, हमने अपने आप को ही माल बेच के अपने आप से ही 2 कमा लिए, तो वो स्टॉक का प्रॉफिट का एडजस्टमेंट रिवर्स करना पड़ता है। होल्डिंग ने सब्सिडायरी को 10,000 रुपए उधार दिए होंगे, या उल्टा भी हो सकता है, सब्सिडायरी ने होल्डिंग को 10,000 उधार दिए होंगे। अब एक के बुक में डेटर और एक के बुक में क्रेडिटर दिख रहा है ना। अब जब ये मर्ज होगा तो ये तो ऐसा दिखेगा जैसे हमने अपने आप को उधार देके अपने आप से उधार लिया, तो ये भी कैंसल करना होगा। बाप बाप, बहुत सारी एडजस्टमेंट है। तो ये सारी एडजस्टमेंट कब करना है हमें?
कंसोलिडेशन करते वक्त। और ये कंसोलिडेशन कैसे करना है? मन से नहीं, ये करना है एज पर AS21। AS21 बोलता है लाइन बाय लाइन मर्जिंग ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग एंड इट्स सब्सिडायरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर। कैसे मर्ज करना है? लाइन बाय लाइन, होल्डिंग की असेट प्लस सब्सिडायरी की असेट, और अगर इसमें कुछ एडजस्टमेंट होगी तो उसको एडजस्ट करना। विदाउट एडजस्टमेंट वाला कोई आइटम होगा तो लाइन बाय लाइन मर्ज कर देना। राइट, ये बात समझ में आएगी सभी को? ध्यान देना अच्छे से, बहुत तकलीफ वाला काम है। लिख लिया सभी ने? चलो आगे, उसके बाद आ जाओ आगे। ये हमने कर दिया, ये था आपका कंसोलिडेशन। अच्छा, कंसोलिडेशन करने के बाद कहाँ सबमिट करना है? आरओसी में, इन फॉर्म AOC1। और इतना ही नहीं, सिर्फ फिनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं, कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट भी AGM में शेयर होल्डर्स के सामने रखना है। शेयर होल्डर्स को स्टैंड अलोन फिनेंशियल स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आते, कंसोलिडेटेड कहाँ से समझ में आएंगे, बट वो भी रखना है। डिस्क्लोजर देते जाओ, जैसे जैसे आप आगे फाइनल में जाओगे, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्लरिकल वर्क कम हो जाएगा, आपका डिस्क्लोजर वाला काम बढ़ जाएगा। रिपोर्टिंग वर्क बहुत ज़्यादा है, इसीलिए देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपको रिपोर्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है। रिपोर्टिंग, रिपोर्ट कर, रिपोर्ट कर, रिपोर्ट कर। कभी आपके पापा का और आपका ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होता है, आपका और आपके पापा की बातचीत कब होती है? अगर किसी के पापा स्ट्रिक्ट है तो बस रिपोर्टिंग के होता। हाँ, कैसे चल रही पढ़ाई? बढ़िया। कहाँ गया था? बाहर। कब वापस आएगा? अब। समझ में आ रहा है क्या? रिपोर्टिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? ताकि आपके ऊपर कंट्रोल रहे आपके पापा का। ठीक उसी प्रकार से शेयर होल्डर्स को भी काफ़ी सारी चीज़ें रिपोर्ट करनी होती है। कौन रिपोर्ट करता है? कंपनी। किसको? शेयर होल्डर्स को। बस ये रिपोर्टिंग ही तो है। स्टैंड अलोन भी दो, कंसोलिडेटेड भी दो, रिपोर्ट करते जाओ। उसके बाद आगे देखना, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन अ पावर टू प्रोवाइड कंसोलिडेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी इन द प्रिस्क्राइब मैनर। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया हुआ है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है मालूम है क्या? ए बाबा आपल्याला काही समजत नहीं, S21 ला विचार। अपने को कुछ समझता नहीं, S21 जैसा बोल रहा है वैसे कर लो। बट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें टांग अड़ा सकती है क्या? नहीं नहीं, कंसोलिडेशन ऐसे करो, ये मैनर है, ये तरीके से करो। यस और नो? आगे अच्छा देखो, एक और चीज, ये बीच का पैराग्राफ छूट गया। कंपनी शाल ऑल्सो अटैच अलॉन्ग विद द फिनेंशियल स्टेटमेंट अ सेपरेट स्टेटमेंट कंटेनिंग द साइलेंट फीचर्स ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडायरी इन AOC1। बरोबर है? क्या चीज है? सब्सिडायरी के फिनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ फीचर्स। सर एक आध एग्जाम्पल दो फीचर्स का, सुनना। सब्सिडायरी के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई जॉइंट वेंचर है, ऐसी कोई सब्सिडायरी है जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर रही है। होता है ना ऐसे? कोई एक आध एग्जाम्पल जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता है? जॉइंट वेंचर, सीजनल बिजनेस, और मान लो वो इसका एसोसिएट या जॉइंट वेंचर है, तो उसके फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक फीचर क्या हो गया? मेरी ये सब्सिडायरी, मेरे ये जॉइंट वेंचर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते, और होल्डिंग कंपनी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो करती है। तो लिख दिया साइलेंट फीचर्स ऑफ द सब्सिडायरी और एसोसिएट जॉइंट वेंचर में कि गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करते, ये अक्रूवल फॉलो नहीं करते, ये मार्केट वैल्यू पे अकाउंटिंग करते हैं, हम लोग कॉस्ट बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। मेरी यूएस के अंदर में एक सब्सिडायरी है, यूएस में आज भी मार्केट वैल्यू पे अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं होती है। फालतू हरकत है कॉस्ट बेसिस पे अकाउंटिंग करना। भारत में हम लोग कॉस्ट बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। कंपनी के बैलेंस शीट में आज भी लैंड दिख रही है 25,000 की, जो 25 साल पहले खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू 2 करोड़ है। कितनी दिखनी चाहिए बैलेंस शीट में? 2 करोड़। हम लोग आज भी हिस्टोरिक कॉस्ट बेसिस पे अकाउंटिंग किए जा रहे हैं। मार्केट वैल्यू बेस अकाउंटिंग होना चाहिए, फेयर वैल्यू बेस अकाउंटिंग होना चाहिए। तो मेरी एक सब्सिडायरी है यूएस की, वो फेयर वैल्यू बेस अकाउंटिंग करते हैं, हम लोग आज भी कॉस्ट बेसिस पे कर रहे हैं। तो लिख दो ना फीचर्स में, समझ में आया फीचर्स में क्या है? और वो फीचर्स कौन से फॉर्म में लिखने पड़ेंगे? सब AOC1 और सबमिट कर देना आरओसी में। आरओसी रद्दी ऑफ कंपनी, छोड़ो ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। यस और नो? कंपनी के सारे रद्दी डॉक्यूमेंट वहां सबमिट करने होते हैं। आ जाओ, पुणे में डेक्कन बस स्टैंड के ऊपर है आरओसी। डेक्कन बस स्टैंड मालूम है? डेक्कन का बस स्टॉप PMT वाला, उसके ऊपर आरओसी। अभी जगह चेंज हो गई तो मालूम नहीं, वहाँ मैंने कई बार चप्पलें घिसी है मेरी। मैं बहुत बार गया हूँ उधर, बहुत टाइम लगाते काम करने में, पर ठीक है।
द वर्ड सब्सिडायरी शैल ऑल्सो इंक्लूड एसोसिएट जॉइंट वेंचर। हाँ, ये तो हमने पहले देख लिया, सब्सिडायरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, राइट। देखो तो यही है क्या, सब्सिडायरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। आ जाओ, उसके बाद डेविएशन फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर कुछ है तो डिस्क्लोज करो, बता दो, शादी के पहले बता दो मैं ये खाता पीता हूँ, डिस्क्लोजर, मैं सीधे लाइन पे नहीं चलता हूँ, डेविएशन जो भी है पहले बता दो ताकि रिश्ता मजबूत रहे, अगर रहे तो, वरना रहेगा ही नहीं, दोनों खुश, बाद में नहीं होना रे बाबा। इसलिए अगर आपने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया तो पहले ही बता दो, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो डेविएशन की वजह से मनी और मनीज वर्थ में कितना इंपैक्ट आया वो भी बता दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई प्रोविजन या कोई कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे आपका प्रॉफिट आता 10 लाख, लेकिन आपने कुछ और ही किया, प्रॉफिट आया 12 लाख, डेविएशन का फाइनेंशियल इंपैक्ट कितना है, 2 लाख रुपए, डिस्क्लोज करो, डेविएशन भी डिस्क्लोज करो और उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट भी डिस्क्लोज करो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनेंशियल इंपैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, आज हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट लिखो क्यों नहीं कर सकते, और डेविएशन क्यों हुआ उसके पीछे का रीजन भी लिखो कि क्यों डेविएशन हुआ, यस और नो, अगेन डिस्क्लोजर, क्योंकि असली मालिक कौन है, शेयर होल्डर्स, तो उनको तो सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर देना पड़ेगा ना। उसके बाद एग्जम्पशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर आप जाकर के दया की क्या कहते हैं गुहार लगाओगे कि हे सेंट्रल गवर्नमेंट, मुझे कंपनी एक्ट के ये सेक्शन कंप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, प्लीज़ हमें एग्जम्पशन दे दो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन इट्स ओन और ऑन द एप्लीकेशन exempt with or without some condition any class of the company or classes of the company, है ना, from complying with any of the requirement of this section। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कब करेगी, जब उसको पैसा मिलेगा, नो, जब उससे लगता है कि पब्लिक का फायदा है, बरोबर है क्या। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंपनी को, जैसे नरेंद्र मोदी क्यों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलायंस कंपनी को छूट दे दिया कि जा रिलायंस कंपनी, तुझे ये सेक्शन कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, गरीब है ना बेचारे अंबानी लोग, कितने गरीब है, खाने पीने को भी उनके पास कुछ नहीं है, समय नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको क्या कर दिया, छूट दे दिया। हाँ, बाकी हम जैसे अरबपति जो कंपनियां होती है जो अभी अभी स्टार्टअप स्टार्ट हुई है ना, ये तो अरबपति है, इनको किसी में छूट नहीं मिलती है, तो ये छूट देना है नहीं देना किसके हाथ में है, मतलब पूरा लॉ बता दिया, शाल मस्ट, और आखिरी में एक ऐड कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट छूट दे सकती है कोई भी सेक्शन, फिर शाल और मस्ट लिखाई काय को, यस और नो। आपको प्रॉब्लम समझ में, मैं इस चीज से गुजरा हूं कि वो कंपनी को छूट दे दिया, फिर लॉ में शाल और मस्ट लिखना ही नहीं था ना, समझ में आया क्या। और काफी बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत सारी छूट मिल चुकी है, जिस कारण से उनको हजारों करोड़ का फायदा हो चुका है, बरोबर है क्या। और छोटी मोटी कंपनियों को छूट नहीं मिलती है ना, उनको कोई छूट नहीं। फिनेंशियल स्टेटमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉट डिस्क्लोजिंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप लोग ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रहे, हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप लोग ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रहे, लेकिन किस कारण से, merely by reason of the fact that do not disclose any matter which are not required to be disclosed by specified act। मतलब बताता हूं, जैसे कोई तो ऐसा मैटर है जो कोई भी एक्ट, कोई भी रूल या रेगुलेशन आपको डिस्क्लोज करने नहीं बोल रहा है, तो आपने भी डिस्क्लोज नहीं किया, बरोबर है। जैसे आप घर पे लेट गए, आपके पापा हॉल में बैठे थे, आपके पापा ने आपको पूछा ही नहीं, तो आपने भी बोला नहीं कि मैं क्यों लेट हुआ, तो आपने गलत किया क्या, नहीं, आपने गलत नहीं किया, बस वो यहां पे लिखा है कि अगर कोई रूल रेगुलेशन एक्ट के अंदर में कोई बात का डिस्क्लोजर के बारे में कुछ नहीं बोला और आपने डिस्क्लोजर भी नहीं दिया, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रहे, मतलब आप सब कुछ प्रॉपर कर रहे हो। समझ में आई बात, पक्की बात। उसके बाद नोटिफाइड कंपनी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम shall mandatorily file their financial statement in XBRL फॉर्मेट। अरे एक सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। XBRL फॉर्मेट के अंदर में आपने क्या करना है, जो भी ROC के अंदर में अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी वगैरह कुछ भी देने का काम नहीं है,
XBRL फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। ये कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS, CMA, ये लोग उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और अपलोड कर देते हैं। देख लो, अब तुमको ROC जाने का काम नहीं है। तो किस फॉर्मेट में अपलोड करना है? XBRL। जैसे JPG होता है ना फॉर्मेट, MP3, MP4, वैसे एक XBRL फॉर्मेट है। फालतू है बहुत, आधे टाइम तो सर वेबसाइट ही डाउन रहती है। और अगर कोई कंपनी ऊपर के प्रोविजंस कंप्लाई नहीं करती है तो उसको फाइन कितना है मालूम है क्या? ये देखो, कंपनी का जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा, वोल टाइम डायरेक्टर रहेगा, CFO, चीफ फिनेंशियल ऑफिसर, एनी अदर पर्सन शैल गिव द चार्ज बाय द बोर्ड विद द ड्यूटी टू कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट। एनी अदर पर्सन के अंदर में वो पर्सन आ गया जिसको ड्यूटी दी हुई थी कि ये तेरा काम है सब कंप्लाई करने का, तो उसको फाइन कितना रहेगा? और एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी और एनी अबव मेंशन ऑफिसर, ऑल द डायरेक्टर शैल बी पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट, जेल सीधा अप टू 1 year और ऑब्लिक एंड विद अ फाइन नॉट लेस देन 50,000। और 50,000 से वो कहाँ तक जा सकता है? 5 लाख। सो पूरे पैराग्राफ को एक वर्ड या एक सेंटेंस में बोलना है तो 1 साल 50,000 से 5 लाख, या दोनों। क्या बोला मैंने? 1 साल 50,000 से 5 लाख, या दोनों। खत्म। अब 1 साल की जेल किसको रहेगी? नेचुरल पर्सन को ही रहेगी ना, कंपनी को थोड़ी जेल में डाल सकते। कंपनी का क्या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जेल में टंगा के रखोगे क्या? कंपनी जा, तुझे जेल हो रही है। अब RO से वो अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाया और जेल में टंगा दिया। जेल किसको होती है? नेचुरल पर्सन को, राइट? तो ये बोलने की जरूरत नहीं थी कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट, बस इतना भी बोल देते थे इम्प्रिजनमेंट, तो भी हम लोग समझ जाते थे, राइट? सो इतना कह के आज के छोटू से 2 शब्द समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। कल हम लोग इसका थोड़ी सी और थ्योरी देखेंगे और यस, कल से इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और परसों ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। डन? उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर लाइफ। क्या है बेटा? बोलो। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कल और परसों 2 दिन चलेगा, समझ लो। डन? थैंक यू, बाय।